उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा को विकसित करने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय पीटर एफ ड्रकर को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में सन 1954 में सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग किया था। इन्हीं को इस प्रबंध प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है। परंतु ड्रकर का स्वयं कहना है कि मैंने एमबीओ का आविष्कार नहीं किया। वास्तव में एल्फ्रेड स्लोवन ने सन 1950 में इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मैंने तो इसे प्रबंध के क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थिति प्रदान की है, जबकि पहले इसे पार्श्व प्रभाव के रूप में देखा जाता रहा है। समस्त प्रबंध की क्रियाओं को उद्देश्य उन्मुख बनाना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहलाता है। प्रबंध की यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कार्य व क्रियाओं के बजाय सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रकाश डाला जाता है। परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है। इसमें आती है जॉर्ज एस ऑर्डियन के अनुसार उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत संगठन के शीर्ष व अधीनस्थ प्रबंधक सामूहिक रूप से संगठन के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व को उससे अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं एवं इकाई के संचालन तथा उसके प्रत्येक सदस्य के योगदान का मूल्यांकन करने में इन्हीं मापदंडों का उपयोग किया जाता है। दूसरी परिभाषा आती है हिक्स एवं गुलेट के शब्दों में। उद्देश्य द्वारा प्रबंध अभिप्रेरणा की एक पद्धति है जो कर्मचारी एवं उनके अधिकारियों को कर्मचारियों के भावी निष्पादन के लक्ष्य निर्धारण की स्वीकृति देती है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधीनस्थों की कार्यक्षमता को उद्देश्य उन्मुख बनाकर उसमें वृद्धि करना, अर्थात जो अंडर में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका कार्य उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्यों को संस्था के आधारभूत उद्देश्य से समन्वित करना। अब संस्था के उद्देश्य और व्यक्ति के उद्देश्य में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उद्देश्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। नंबर 3, संदेश वाहन की विधियों को उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करना। अब जितने संदेश वाहन के साधन हैं वो उद्देश्य के अनुसार ही होने चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना। यदि हमारे पास उद्देश्य होगा तो हमें उस तक पहुंचना होगा। कार्य निष्पादन का माप करना, कितना कार्य हो गया उस कार्य की मेजरमेंट करना। वेतन एवं पदोन्नति योग्यता के आधार पर प्रदान करना। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन और पद की उन्नति देनी चाहिए। नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाना, नियंत्रण हमारा प्रभावशाली होना चाहिए। उद्देश्य एवं उपलब्धियों द्वारा सभी को अभिप्रेरित करना, कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अच्छी अभिप्रेरणा और बुरी अभिप्रेरणा, 2 प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती हैं, तो उसे अच्छी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित करना। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वांछित उद्देश्यों का निर्धारण। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के मूल उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है जिसको प्राप्त करने के लिए उस संस्था की स्थापना की जाती है। इतना ही नहीं, कर्मचारी वर्ग के भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिससे कर्मचारी उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न कर सके। नंबर 2, कर्मचारियों को प्रेरणा देना। उद्देश्य द्वारा प्रबंध पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रेरणा देने का भी प्रावधान होता है। अतः कर्मचारियों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार वित्तीय प्रेरणाएं दी जाती हैं। इन प्रेरणाओं से प्रभावित होकर कर्मचारी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 3, टीम भावना। संस्था के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एक टीम भावना से कार्य करते हैं। नंबर 4, उत्तरदायित्व की भावना जागृत होना। जब किसी व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो जाती है तब वह अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकता है और यह पद्धति इस कार्य में पूरा योगदान देती है। नंबर 5, प्रयोगकर्ताओं को अधिक महत्व।
इस पद्धति में इनका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इस पद्धति के समर्थक इस बात को मानते हैं कि कोई भी नई पद्धति इसके प्रयोगकर्ता से अधिक अच्छी नहीं हो सकती। नंबर 6, प्रतिनिधायन यानी डेलीगेशन, अपने अधिकार दूसरों को सौंपना। इसके अंतर्गत अभी अधिकारीगण अपने अधीनस्थों को एक सीमा तक अधिकार व कर्तव्यों को प्रतिनिधायन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण व्यवस्था। जब उद्देश्यों के अनुसार कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उपयुक्त नियंत्रण व्यवस्था द्वारा यह जांच करनी चाहिए कि निर्धारित विधियों एवं परिणामों के अनुसार ही कार्य हो रहा है अथवा नहीं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया जो निम्नलिखित है। नंबर 1, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण। इस पद्धति को लागू करने के लिए सबसे पहले संस्था के सामान्य लक्ष्य व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके उपरांत संस्था के दीर्घकालीन व अल्पकालीन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य उद्देश्य द्वारा प्रबंध का आधार है एवं सर्वोच्च प्रशासन द्वारा संपन्न किया जाता है। नंबर 2, विभागीय लक्ष्यों का निर्धारण। संस्था के मूल लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उसके विभिन्न विभागों के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। विभागीय लक्ष्यों का निर्धारण मूल लक्ष्यों के अनुरूप ही होना चाहिए। नंबर 3, प्रबंधकों के लक्ष्यों का निर्धारण। सभी प्रबंधकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि निश्चित समय के भीतर उनको क्या प्राप्त करना है, इसलिए प्रबंधक के लक्ष्यों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। नंबर 4, लक्ष्यों का पुनर्वलोकन। लक्ष्यों का पुनर्वलोकन एक नियत अवधि के पश्चात कर लेना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि कार्य निष्पादन निश्चित परिमापों के अनुरूप है या नहीं। आवश्यकता अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के कार्यान्वयन के विभिन्न चरण। वेरियस स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, लक्ष्यों को परिभाषित करना। प्रत्येक संस्था को अपने उद्देश्य व लक्ष्यों को परिभाषित करते समय निम्नलिखित बातों की व्याख्या करनी चाहिए। नंबर 1, उत्पादन क्षमता क्या है, कितनी अवधि तक इन उद्देश्य के रहने की संभावना है, कितने बड़े आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में संगठन कार्य करेगा, प्रबंध विनियोग पर कितनी आय की अपेक्षा करेगा, किन परिस्थितियों में संस्था अपने वर्तमान कार्य में बदलाव कर सकती है, कार्यकुशलता एवं तकनीकी प्रगति के संबंध में संस्था की क्या नीति है, ग्राहकों के प्रति संस्था की क्या नीति है, राष्ट्र तथा समाज के प्रति संस्था का क्या उत्तरदायित्व है। नंबर 2, उद्देश्य एवं साधनों का लिखित विवरण। परस्पर सहमति से उच्च, मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य उद्देश्य व अधिकारों का वितरण कर दिया जाता है तो इसका एक व्यापक विवरण पत्र तैयार करके संबंधित प्रबंधकों को सौंप दिया जाता है। नंबर 3, उद्देश्यों का क्रियान्वयन। विवरण पत्र तैयार करने के पश्चात उद्देश्य के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है एवं उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रतिनिधायन, संदेशवहन एवं मार्गदर्शन का कार्य किया जाता है। नंबर 4, नियंत्रण व्यवस्था लागू करना। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब कार्य योजनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस क्रिया के माध्यम से होने वाले कार्य की जांच के लिए आवश्यक नियंत्रण व्यवस्था का आयोजन कर दिया जाता है। विचलन की स्थिति में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामयिक सभाओं की व्यवस्था। कार्य निष्पादन के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रबंधकों तथा अधीनस्थों की सभाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 6, परिणामों की समीक्षा का मूल्यांकन। प्रबंधक व अधीनस्थ मिलकर प्राप्त परिणामों की समीक्षा नियत परिमापों से करते हैं। यह समीक्षा सामयिक व वार्षिक दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है अंतिम उपलब्धियाँ। इस पद्धति में वर्ष की समाप्ति पर अंतिम उपलब्धि पर विचार किया जाता है। अधीनस्थों को वेतन तथा पदोन्नति भी उनके द्वारा उपलब्धियों के अनुरूप ही होती है। नेक्स्ट है मान्यता एवं प्रचार। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में अभिप्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन के अनुसार जो लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है उनका विधिवत प्रचार व प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ। नंबर 1, श्रेष्ठ प्रबंध। श्रेष्ठ प्रबंध की ये प्रणाली प्रबंधकों की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। नियोजन के बिना कार्यान्वित किए जा सकने योग्य उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता और नियोजन का परिणाम युक्त होना भी संभव हो पाता है। इससे प्रबंधक नियोजन कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, टीम भावना।
समूह के सभी सदस्य अपने लक्ष्यों का निर्धारण अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करते हैं। इससे उनमें टीम भावना विकसित होती है, जिससे संस्था को लाभ मिलता है। प्रबंध एवं संगठन में भागीदारी की संभावना भी पनपती है, जिससे कुशल निष्पादन संभव होता है। नंबर 3, स्व अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, निर्णय की स्वतंत्रता तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर मूल्यांकन के कारण सभी कर्मचारी स्व अभिप्रेरित होकर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई उत्पादकता संस्था को मिलती है। नंबर 4, कुशल निष्पादन। कुशल निष्पादन इस पद्धति के माध्यम से संस्था में ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाता है जिससे कि समस्त उपक्रम निष्ठापूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाता है तथा प्रबंधकीय निष्पादन में सुधार होता है। नंबर 5, व्यक्तिगत पहलपन में वृद्धि। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों को नियत सीमाओं के अंदर समस्याओं को स्वयं हल करने तथा आवश्यक निर्णय लेने की आज़ादी होती है, अतः उनकी व्यक्तित्व पहल की शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 6, प्रभावी संदेशवहन व्यवस्था। ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध पद्धति श्रेष्ठ संदेशवाहन प्रणाली का निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्रबंध क्षमता को मान्यता। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंध की क्षमता एवं प्रवीणता को मान्यता प्रदान की जाती है। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य तथा उद्देश्य अनुसार कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, नियंत्रण एवं प्रेरणा को आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है निष्ठापूर्वक कार्य करना। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी व प्रबंधक अपने अपने लक्ष्य व उद्देश्यों से परिचित होता है। लक्ष्यों के स्पष्ट ज्ञान के कारण वे अधिक निष्ठा व परिश्रम से कार्य करते हैं, चूँकि कार्य निष्पादन के अनुसार ही उनका मूल्यांकन होता है, अतः वे मन लगाकर कार्य करते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण में कठिनाई। लक्ष्यों के निर्धारण में कठिनाइयाँ। इस पद्धति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ उस समय होती है जब लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, जो कि इस पद्धति का आधारभूत तत्व है। नंबर 2, प्रतिनिधायन का विरोध, अपोजिशन ऑफ डेलीगेशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में अधिकारों का प्रतिनिधान करना पड़ता है, परंतु व्यवहार में इस कार्य में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। फलस्वरूप यह पद्धति एक स्वप्न का पर्याय बनकर रह जाती है, जो कभी साकार नहीं हो पाता। नेक्स्ट है लोच का भाव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध पद्धति के अंतर्गत लक्ष्यों में परिवर्तन एक जटिल समस्या है। अनेक बार नीतियाँ, प्राथमिकताओं में परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हो जाते हैं, किंतु इसके अनुरूप उद्देश्य में परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता। नंबर 4, प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस पद्धति को सफलतापूर्वक तभी लागू किया जा सकता है जब सभी कर्मचारियों को इस पद्धति में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए जो कि एक कठिन कार्य है। यह पद्धति कर्मचारियों के सहयोग पर आधारित है, परंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि सहयोग के स्थान पर टकराव की स्थिति होती है। नेक्स्ट है गुणात्मक उद्देश्यों का बलिदान। यह पद्धति गुणात्मक उद्देश्यों की बलि चढ़ाने में विश्वास रखती है। नेक्स्ट है संतुलन में कठिनाई। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों के संतुलन स्थापित करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। सुझाव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, उपक्रम के उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट व भ्रम रहित होने चाहिए। जैसे जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, उद्देश्य वास्तविक होने चाहिए, अर्थात ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि आदर्श तो हों परंतु प्राप्त करने योग्य न हों। तो उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि जो प्राप्त किए जा सके। नंबर 3, उद्देश्यों का निर्धारण उच्च अधिकारी व अधीनस्थों से मिलकर करना चाहिए। उच्च अधिकारी वे कर्मचारी मिलकर ही उद्देश्यों का निर्धारण करें। नंबर 6, संदेशवाहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से हो जाए, ऐसा होना चाहिए। टीम भावना का विकास हर स्तर पर होना चाहिए। बिना टीम के तो कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए टीम भावना का विकास होना जरूरी है। अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उद्देश्य तथा उसके मापदंड परिमाणात्मक रूप से स्पष्ट व्यक्त किए जाने चाहिए। उद्देश्य
ऐसे हो जिससे कोई रिजल्ट आता हो, ऐसे ना हो जिनसे कोई रिजल्ट ना आता हो। कार्य निष्पादन का मूल्य समय पर एवं सही ढंग से किया जाना चाहिए। जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन होना चाहिए और सही होना चाहिए। समीक्षा के बाद आवश्यक संशोधन भी करने चाहिए। जो मूल्यांकन कराया है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए। कठिन परिश्रम व अनुशासन ही योजना की सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम व अनुशासन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।